अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रज़ा। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। आज मकबूजा कश्मीर में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, एक दहशतगर्द हमला हुआ जिसमें 26 शहरी जान से गए। पाकिस्तान ने इस वाक़े की मजम्मत की। पाकिस्तान ने जो लोग इसमें जाँ बहक हुए 26 अफराद, उनके अहल खाना से लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया और जो ज़ख्मी हुए हैं उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया, उनकी सेहतयाबी की दुआ की। लेकिन दूसरी तरफ भारत ने अपना मकरू चेहरा एक मरतबा फिर दिखाया और अभी कुछ 3 बजे के आसपास ये वाक़या हुआ था कि 5 मिनट के अंदर ही भारतीय सोशल मीडिया में आरएसएस के तकरीबन 500 अकाउंट्स एकदम से एक्टिव हो गए और उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम धरना शुरू कर दिया। और फिर मास तरीके से, बहुत भरपूर तरीके से जो है ये पूरी एक कैंपेन चलाई गई और फिर भारतीय सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ। नरेंद्र मोदी ने उसकी सदारत की और उसमें जो फैसले किए गए वो इंतहाई फैसले हैं। वो ऐसे फैसले हैं जिस पर तशवीश है पाकिस्तान के अंदर, बल्कि पूरे खित्ते के अंदर, बल्कि मैं कहूँगा कि अगर यही रविश भारत की रही तो पूरी दुनिया में ये तशवीश फैल जाएगी, क्योंकि भारत ने जो इक़दाम किए हैं माजी में उसकी नज़ीर नहीं मिलती। सबसे पहला, भारत ने अपनी तरफ से सिंतास मुआहदा मुअत्तल कर दिया है। मुआहदे की रूह से भारत ये इक़दाम नहीं कर सकता। ना पाकिस्तान इस मुआहदे में किसी किस्म का रद्द-बदल कर सकता है, ना इसे मुअत्तल कर सकता है, ना भारत के पास ये गुंजाइश मौजूद है। और अगर ऐसा कभी होगा तो सिर्फ ऐसी सूरत में कि ऐलान जंग कर दिया जाए। तो ये बहुत ही इंतहाई कदम है जो भारत ने उठाया है। इसके बाद अटारी और वाहगा जैसे बॉर्डर्स को यकतरफा फैसला करके भारत ने बंद कर दिया। इसके अलावा भारत ने और क्या किया? भारत ने अपने मिलिट्री अताशी पाकिस्तान से बुला लिए, 55 से अमला 30 कर दिया और ये मिलिट्री अताशी की जो पोस्ट थी इसको ही ख़त्म कर दिया और पाकिस्तानी सफारतकारों को भी नापसंदीदा करार देकर वापस भेजने का फ़ैसला किया है और वहाँ पर भी पाकिस्तानी अमला महदूद हो गया है। तो ये इंतहाई इक़दाम हैं जो भारत की जानिब से किए जा रहे हैं। आधे घंटे के अंदर इस वाक़े के भारत के जो सिक्योरिटी के मुशीर हैं उन्होंने, अमित शाह, उन्होंने भी एक ट्वीट कर दिया और उसमें भी पाकिस्तान की तरफ उंगली उठा दी। और भारत की जो सिक्योरिटी कमेटी का पूरा एलामिया है वो पाकिस्तान के गिर्द घूमता है। आखिर ऐसा क्यों है कि अभी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, अभी कुछ नहीं हुआ और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम धर दिया गया? इस तमाम मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर हुमा वक़ाई साहिबा, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर की, ब्रिगेडियर वक़ार हसन साहब, माहिर दिफाई उमूर, और उवैस तौहीद साहब भी थोड़ी देर में हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तजज़ियाकार। डॉक्टर साहब, पहले आप फरमाइए, आखिर इतने इंतहाई कदम भारत ने उठा लिए। सिंतास मुआहदा 62 साल से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है और इस दौरान हालात बद से बदतरीन हुए, जंगें लड़ी गई, कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर एक वाक़या होता है और उसके चंद ही घंटों के बाद हम देखते हैं कि सूरत हाल यहाँ तक पहुँच जाती है। इसमें भारत की जो एक ख़ास इंटेंशन नज़र आती है, क्या ऐसा ही है जो मैं कहना चाह रहा हूँ? डॉक्टर साहब, मुझे सुन पा रही हैं आप? जी जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। इंटेंशन तो देखिए सुबह से ही वाज़ेह नजर आ गई थी। जब एक इंसिडेंट हुआ, फिर 4-5 घंटे उसके हवाले से खामोशी रही और फिर एकदम से आपने एक कॉन्वर्सेशन टीवी पे देखी, तकरीबन मातम का सवा था और साइमल्टेनियसली फिंगर पॉइंटिंग भी थी, ब्लेम गेम भी था। अगर कोई भी इंडियन मीडिया को पिछले 10-5-7 साल से मॉनिटर कर रहा है तो वो आपको ये बताएगा कि इंडियन मीडिया जो है वो बिल्कुल मोदी सरकार के कंट्रोल में है जी, गोदी मीडिया कहलाता है। वो जो बात वो सुनना चाहते हैं, जो बात वो कहना चाहते हैं, जो बात वो कहलवाना चाहते हैं, वो आपको सुनने को मिलती है इंडियन मीडिया पे। तो ऐसा लग रहा था कि सुबह से ये कोशिश थी कि एक हाइप क्रिएट की जाए और उसके बाद आपने शाम को एक एक्सट्रीम एक्शन जो था वो देखा। चाहे अल जजीरा हो, चाहे अमेरिकन साउथ एशियन कमेंटेटर्स हों, सब लोग ये बात कर रहे थे कि ये सूरत हाल एस्केलेट होगी। और एक बड़े सीनियर कमेंटेटर है अमेरिकन, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि मोदी सरकार की को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तकरीबन नॉड मिली है कि अगर वो कोई एक्शन लेते हैं तो ट्रंप उसको रोकेगा नहीं या उसको बुरा भला नहीं कहेगा। ये उसने अब ट्वीट किया है जी, उसकी अपनी जो सोशल मीडिया साइट है उस पर उसका ट्वीट खासा तशवीश वाला है।
जी, द वेरियस ट्वीट, इसके साथ साथ गुजारिश करूं कि ये ट्वीट्स भी आए हैं कि लोग कह रहे हैं कि इंडिया बिला वजह शोर कर रहा है, कोई इशारा, कोई डिडक्टिव लॉजिक इस तरफ नहीं जाती कि ये पाकिस्तान से ओरिजिनेट किया है। और आपको पता है हुर्रियत ने भी उसको क्रिटिसाइज किया, हमें भी बहुत दुख गम है, हमने खुद क्रिटिसाइज किया है। कहीं भी हो, इट इज अ थ्रेट टू पीस जी। लेकिन इस तौर पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाना, फिर उसको एक एस्केलेट करना, एक रिएक्शन देना, और बिलखुसूस जो इंडस वाटर ट्रीटी को इन्होंने सस्पेंड किया है यूनिलैटरली, ये तो फुल्ली तौर पर वर्ल्ड बैंक की डिफायंस है, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक ब्रोकर ट्रीटी है और उसके क्लॉजेज में ये लिखा है कि ये ना तो टाइम स्पेसिफिक है ना गवर्नमेंट स्पेसिफिक है, और इसकी सस्पेंशन और वायलेशन जो है वो एक्ट ऑफ वॉर है जी। और वो सस्पेंड करके क्या कहना चाह रहे हैं कि क्या वो पानी रोकेंगे हमारा? तो आपको पता है कि ये बात तो बहुत अरसे से कही जा रही है कि जो आने वाली जंगें होंगी वो रिसोर्स वॉर्स होंगी, तो ये तो तबले जंग है और पाकिस्तान स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहा है, कोई रिएक्टिव स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि पाकिस्तान की तरफ से अगर सख्त जवाब आए। और लगता भी यही है। कल मीटिंग बुला ली गई है, सिक्योरिटी कमेटी की कल मीटिंग होने वाली है और लगता यही है कि जिस तरह के इक़दाम किए तो पाकिस्तान की तरफ से भी उसका भरपूर जवाब जाएगा। डॉक्टर साहब मेरे साथ ही रहिएगा, ब्रिगेडियर वक़ार हसन भी हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब आप फरमाइए कि जैसे मामला एस्केलेट कर रहा है, ये की नज़र में कहाँ तक जा सकता है? ये बातें, ये इक़दामात यहीं तक महदूद रहेंगे या ये मामला मज़ीद आपको बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं आगे? पे अटैक हुआ, जरा फॉलो आपने किया होगा, जितनी नफरत थी, मतलब दे वर एक्चुअली ट्राइंग टू सेलिब्रेट इट, एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, आज बड़ा रो रहे हैं वो लोग। तो भारत की जो नफरत है, स्पेशली जब से बीजेपी इट इज वेरी क्लियर कि दे वांट टू एक्चुअली अनडू पाकिस्तान, कर वो नहीं सकते। और सबसे ज्यादा तकलीफ भी यही है कि अफगानिस्तान के साथ कुछ चीजें ठीक हो रही हैं, दहशतगर्दों की कमर तोड़ी जा रही है, पाकिस्तान इकोनॉमिकली टेक ऑफ कर रहा था। तो इस वक्त दूसरा जो एब्रोगेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी है, पुराना आरएसएस के आप कह लें मैनिफेस्टो में है कि हम जब आएंगे तो रिव्यू करेंगे एंड ऑल दैट, उसके ऊपर बड़ी तैयारी है। आई थिंक दे हैव अबाउट 70 इसके ऊपर जो उनके आप कह लें लॉयर्स हैं जो फॉरेन ऑफिस में बैठते हैं। जी बेटर साहब, आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ पा रही। डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है ये मामला कितना एस्केलेट करेगा, कहाँ तक जाएगा, आपकी क्या रीडिंग है? इसमें भी कॉल आ गई थी, तो उसमें मेरे ख्याल में चीजें जो है मज़ीद एस्केलेट होंगी और पाकिस्तान शुड नॉट बी एनी डाउट कि ये एक्ट ऑफ वॉर है। अच्छा, इसमें एक तो ये है कि ठीक है वो यूनिलैटरली अगर वो डिसाइड करते हैं कि हमने इसको एप्रोकेट करना है, वो कर सकते नहीं कर सकते। आजकल आई थिंक माइट इज राइट का जमाना है, तो इसमें वर्ल्ड बैंक वगैरह को वो खात्मे नहीं लाएंगे, लेकिन देन इट ओपन्स ऑल ऑप्शन टू पाकिस्तान आल्सो। अगर एब्रोगेट करता है या उसको हैंडल रिमेज करता है तो फिर ये 6 दरिया है ना बेसिकली, अगर सतलज को आप शामिल करें तो 6 दरिया, तो 6 पे जो भारत के राइट्स हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। तो इट मीन्स कि सतलज पे जितने डैम है, चाहे वो दलहस्ती है, चाहे वो बगलिहार डैम है, चनाब के ऊपर, इसके बाद रावी के ऊपर डैम्स हैं, बहादुरपुर है, देन दे बिकम लेजिटिमेट टारगेट्स बिकॉज़ बेसिकली सारे ऑक्युपाइड कश्मीर से आ रहे हैं, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो भारत शुड नॉट बी फ्रेम ऑफ माइंड कि जी सिर्फ इंडस, चनाब और झेलम को वो चोक करेगा और बाकी 3 दरिया जो हैं वो आसानी से नीचे बहते रहेंगे। देन वी आर रियली लुकिंग एट वॉर। दूसरा ये है कि फिर क्या साउथ एशिया का पूरा अमन इसलिए खतरे में डाला जाएगा कि मोदी साहब सिर्फ डिजायर करते हैं कि पाकिस्तान को पीस करना है। मुझे तो ये लगता है ब्रिगेड साहब, मोदी साहब की अपनी जो मकबूलियत है इंडिया में वो कम हो रही है और जब इलेक्शन होता है उनकी मकबूलियत कम हो रही होती है तो वो ऐसे इंतहा पसंदाना इक़दाम पर उतर आते हैं। तो ये भी कुछ इसी तरह का मामला लगता है। दूसरा पाकिस्तान के बारे में जी एक परसेप्शन, अगर आप उनका मीडिया देखें पिछले 3-4 साल से कि खत्म हो रहा है, टूट रहा है, मतलब सर वो कहते रहे, मगर हकीकत तो ये है ना, हमारी मिनिमम डिफरेंस की जो पॉलिसी है वो इतनी मजबूत पॉलिसी है कि दुनिया का कोई मुल्क उस पॉलिसी से आगे नहीं बढ़ सकता, हमें शिकस्त नहीं दे सकता। हमारे पास मिनिमम डिफरेंस ऐसा मौजूद है। जी बिल्कुल। और अगर आप बात करते हैं मिलिट्री ऑप्शन की भी, जिसकी बहुत ज्यादा आई थिंक फ्रॉडिंग हो रही है भारत, तो एक तो उनको पता होना चाहिए, स्विफ्ट रिटॉर्ड एक एग्जांपल है। लेकिन अभी जो आई थिंक डिसीजन जो कल शायद आप देख लेंगे, जो असेसमेंट यही है कि अभी चूंकि पाकिस्तान में तो देयर इज नो टेररिस्ट कैंप, और अगर कोई अटैक होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ के कहां पे होता है, तो फिर जो बेस होगा, चाहे वो कलकत्ता में है, चाहे वो आगरा में है, चाहे फिर वो मुंबई में है,
चाहे वो हिंदौन एयर बेस है, चाहे वो राजस्थान में के जयपुर का है, फिर एवरीथिंग इज अ लेजिटिमेट टारगेट, इट विल बी डिस्ट्रॉयड, ये डिसीजन है। और इंशाल्लाह ताला वी हैव द कैपेबिलिटी। इसके बाद हमारी तीनों अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि इस तरह के कि यहाँ तक हम पहुंच पाए, अल्लाह ना करे कि ऐसे इस हद तक मामला जाए, मगर अगर चला जाता है तो फिर इंडस वाटर ट्रीटी क्या मुअत्तल करेंगे, फिर उनके सारे डैम भी हमारे निशाने पर हैं, फिर तो कुछ नहीं बचता। तो रियलाइज होना चाहिए फिर, हाँ जी, आप खत्म करें फिर सारा का सारा खत्म, ऑल द राइट्स जो इंडिया के वो भी एब्रोगेट होते हैं, फिर तो लड़ाई में डिसाइड होगा। दूसरा ये कि इनको बता दें कि इस दफा हम देगों में चाय पका रहे हैं इंशाल्लाह। देगों में चाय पकाएं, जो कप्स ऑफ टी हैं उसमें बड़ा मुश्किल है, एक तो बंदों को अकोमोडेट करना, तो तीनों सर्विसेज ने देगे पका ली हैं चाय की, और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जी अच्छा, अब अभी तो हम जरा सा इसको ही डिस्कस कर लें कि मामला ठीक है, मोदी ने शुरू कर दिया, अमेरिका की कुछ बैकिंग नज़र आ रही है क्योंकि वहाँ ट्रंप मौजूद है, इसराइल के नेतन्याहू ने ट्वीट कर दिया, वो इसके ऊपर बड़ा बरहम सा मालूम हो रहा है और इंडिया का साथ दे रहा है। लेकिन चाइना है, रशिया है, साथ में हमारे ईरान है, हमारे अरब ममालिक हैं, तो एक प्रेशर तो रहेगा कि अगर एस्केलेशन होती है तो फिर सिर्फ ये तो नहीं कि पाकिस्तान तक ही मामला रहेगा, फिर तो ये पूरा का पूरा खित्ता जंग की लपेट में होगा। जी बिल्कुल, खुदा ना खास्ता देखें, अभी तो न्यूक्लियर वॉर ओवर है कि वैसे कन्वेंशनल वॉर की स्पेस ही कम होगी। लास्ट स्विफ्ट टॉट के बाद भारत ने एस्केलेशन की कोशिश की, 48 घंटे में जो झाग की तरफ बैठ गया था, तो दैट इज द टोटल स्पेस नाउ लेफ्ट। कोई वेट नहीं करेगा, बिकॉज पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड कि जी आप ज्यादा फोर्स के साथ आ जाए और हम अपने जो लेजिटिमेट डिफेंस है वो ना करें। तो खुदा ना खास्ता इस पे वॉर गेम हुई है अमेरिकन यूनिवर्सिटी की, खुदा ना खास्ता साउथ एशिया में लड़ाई होती है तो इट एक्चुअली डिस्ट्रॉयज एंटायर साउथ एशिया, डिस्ट्रॉयज बल्क ऑफ एशिया, और खुदा ना खास्ता न्यूक्लियर विंटर हो सकता है इस रीजन में, और यूरोप तक इसके असरात जाएंगे। तो बेसिकली मोदी साहब सिर्फ एक बहाना बना के अगर न्यूक्लियर वॉर की तरफ ले जाना चाहते हैं, मेरे ख्याल में विल बी पीपल हु विल स्टॉप देम। इसमें चाइना का इंटरेस्ट है, इसमें मिडिल ईस्ट का इंटरेस्ट है, इसमें हमारे बाकी दोस्त ममालिक हैं, कॉमन फ्रेंड है, रशिया है, अभी टर्की में है वजीर आजम, और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स रहा यहाँ पे हमारे साथ उन्होंने कोर्ट की। बाकी ये जरूर है कि ये दो बड़े दौरे जो थे, एक जेडी वैंस का था और एक मोदी खुद गया हुआ था, उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, टाइमिंग ऐसे रखी कि मेरे साथ मौजूद रहे। ओएस तौहीद साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, तो ओएस तौहीद साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। हम बात ये कर रहे हैं कि भारत ने मामले को एस्केलेट किया है, अभी ये वाकया हुआ है, कोई तहकीकात नहीं हुई और सरकारी सतह पर पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाना शुरू कर दी और इकदाम भी शुरू कर दिए, बॉर्डर बंद कर दिए, सिंतास मुआहदा मुअत्तल कर दिया, अमले को बाहर भेज दिया, जो सिफारती अमला है उसे बुला लिया, पाकिस्तानी सिफारती अमले को बेदखल करने की बात कर दी, वीज़े का इजरा बिल्कुल बंद कर दिया, इंतहाई इक़दाम कर दिए। और सिंतास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने का मतलब सिंतास मुआहदे की रूह से यह है कि ऐलान जंग। ओएस तौहीद साहब की लाइन में कट गई। ब्रिगेड साहब वापस आपके पास आऊँगा, जैसे ही उनसे रब्ता होता है हम दोबारा उनसे बात करते हैं। तो ब्रिगेड साहब ये फरमाएं कि जैसा आपने कहा कि कन्वेंशनल वॉर ये बहुत लिमिटेड हद तक जा सकती है अगर होगी, तो इसके बाद कन्वेंशनल वॉर का मकसद वो बचता नहीं है, फिर पाकिस्तान को इंतहाई इक़दाम उठाना पड़ जाएगा अगर खुदा न खास्ता जिस तरह से बढ़ते नजर आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये आगे जाएंगे। ये मोदी के नज़दीक ये सारा मामला किसी बॉलीवुड फिल्म से ज़्यादा मालूम नहीं होता। जी आई थिंक भारत के अंदर बहुत ज़्यादा देखें इस वक्त शूरश है। मणिपुर में लिटरली आग लगी हुई है। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर का हमें अलग स्टेट चाहिए। नागालैंड वाले कह रहे हैं हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन और झंडा रखेंगे। खालिस्तान की मूवमेंट दोबारा पिकअप कर रही, और ऑक्युपाइड कश्मीर में वैसे ही रिजल्टमेंट है कि आपने एक यूनियन टेरिटरी बना के जिस तरीके से अंडरमाइन किया है। इस वक्त तकरीबन 1 मिलियन फोर्स है भारत की, इंक्लूडिंग राष्ट्रीय राइफल, सिविल आर्म फोर्सेज जो है, और हर सात कश्मीरी के ऊपर एक बाकी सोच, जस्ट इमेजिन हाईली मिलिटराइज जोन है, और उसमें आप इल्जाम लगा रहे हैं भोंडा सा जी की यहाँ से 350 किलोमीटर क्रॉस करके पाकिस्तान से लोग गए और उन्होंने किया। तो आई थिंक देयर इज अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क ऑन दिस 1 मिलियन फोर्स। तीन बड़ी बड़ी कमांड है, नॉर्दर्न कमांड है, सदर्न कमांड है, और बाकी जो कश्मीर में फोर्स है, क्या आप लोग क्या रहे हैं? तो अपने आप को अंडरमाइन करने वाली बात है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का रिस्पॉन्स इंशाल्लाह कल आपको मिल जाएगा चारों डोमेन में। इंफॉर्मेशन में आई थिंक मीडिया हैज टू फाइट इट आउट, जो हम लोग कर रहे हैं। जी और इसमें बड़ा जरूरी है और इंशाल्लाह मुझे ऐसा ही लगता है। मैं जरा ओएस तौहीद साहब से भी उनका तजज़िया जानूं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर इंडिया ने इंतहाई इक़दाम उठा लिए, बॉर्डर्स बंद कर दिए, सिफारती अमला अपने यहाँ से हमारे यहाँ से बुला लिया, अब वहाँ से बेदखल करने सिफारती अमले को महदूद कर दिया, सिंतास मुआहदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल कर दिया, जिसके बारे में बार बार कह रहा हूँ कि ये सिंतास मुआहदे की रूह से
अगर कोई फरीक ऐसा इक़दाम करता है तो यह ऐलान जंग होता है। तो वो इस हद तक पहुंच गए। फिर वीज़े का इजरा नहीं होगा, जो कर सकते थे उन्होंने चंद घंटों के अंदर ही कर लिया, अभी कोई तहकीकात नहीं हुई। तो भारत इस मामले को मजीद एस्केलेट करेगा, बढ़ाएगा, क्या मामला जंग तक जा सकते हैं? आपका क्या तज्जिया है? मसूद देखिए, ये तो जो आपने अपने इब्तिदाई में कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा। ये इंतहाई इक़दामात जो जंग के दौरान भी नहीं होते कि इंडस वाटर ट्रीटी जी जो वर्ल्ड बैंक के तहत हुई है, एक इंटरनेशनल इदारे के तहत हुई है, 1960 से ये मुआहिदा है। जंगों के दौरान भी जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो कायम रहा है। उसको एबेंस के उसमें रख देना, ये तो ना किसी कानून की रूह से, ये हर कानून की रूह से खिलाफ वर्जी है, ये हर इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी है। और ये पानी को, या एक आबी जंग आप समझे कि पानी को एक वेपन के तौर पे, हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो अनप्रेसिडेंटेड है। इसका मतलब यह है कि मोदी जो बीजेपी की सरकार है वो इस मामले को इंतहाई इक़दामात की तरफ लेके गई है कि विद इन 24 आवर्स आप ये देखें। दूसरी मसूद जो बात सबसे अहम है कि अमेरिका के नौमुंतखब जो नायब सदर हैं जेडी वैंस, वो अपनी ख़ानदान के साथ इस वक्त इंडिया में, और हमें पता है कि उषा वैंस जो है उनके ओरिजिन जो है वो इंडिया से है जी। और वहाँ पे वो ट्रेड पे बात कर रहे हैं, चाइना पे बात कर रहे हैं। लेकिन यही आप देखें कि अभी नरेंद्र मोदी की 24 घंटे पहले जेडी वैंस से मुलाकात हुई है और उसके फौरन बाद ये हमला और उसके इल्ज़ामात पाकिस्तान की तरफ बगैर तहकीकात के, और पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क ये बनाना चाहते हैं। अगर आप तारीख में पीछे जाएं सर, और सर एक चीज और ऐड कर दूं सर, माजरत आपकी बात कट रही है, इस पर आप ट्वीट भी देख लीजिए ट्रंप का। वो ट्वीट भी ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ और इंडिया की फेवर में। देखिए, ये पहले भी हमने देखा है कि सन 2000 के अंदर, सही अगर मुझे याद है सन, तो बिल क्लिंटन जो उस वक्त सदर थे अमेरिका के, उनका दौरा था इंडिया का, और उस वक्त भी एक दहशतगर्द वाक़या हुआ इंडिया के मकबूजा कश्मीर में, और वहाँ पे कोई 30-36 हलाकतें हुई और फौरन ही उन्होंने पाकिस्तान पे इल्ज़ामात की बारिश कर दी थी जी। ये तो इंतहाई इक़दामात जो हर इंटरनेशनल कवानीन की रूह से खिलाफ वर्जी है, और जो कोई दहशतगर्द हमला होता है। अब आप बताइए मसूद कि अभी जाफर एक्सप्रेस का मामला हुआ है, अभी बलूचिस्तान के अंदर हलाकतें हुई हैं, इतनी हलाकतें हमारी वेस्टर्न बॉर्डर पे होती हैं। क्या पाकिस्तान ने ये इंतहाई इक़दामात किए हैं? क्या ये नहीं पता कि जो भारतीय जासूस है वो बलूचिस्तान से पकड़ा गया था, और अभिनंदन किस तरीके से जब ये पाकिस्तान पे चढ़ाई कर रहे थे और पाकिस्तान फौज ने भरपूर जवाब दिया था, और उसके बाद अभिनंदन जो पायलट है उनको रिहा किया था ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे पाकिस्तान ने। तो मुझे ये लगता है कि नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तो वो पाकिस्तान, उनके पॉलिटिकल नैरेटिव में भी और उनके रिलीजियस नैरेटिव में भी, जो रिलीजियोसिटी है वो इतनी बढ़ गई है, उसके अंदर पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ एक वो नैरेटिव बना रहे हैं। और मकबूजा कश्मीर में या कहीं पे भी कोई हमला होता है, पाकिस्तान पे फौरन उसका इल्ज़ाम दागते हैं। तो मैं ही समझ रहा हूँ कि जो डिप्लोमेटिक टाइज को आपने खत्म कर, आप उस नहज तक पहुंच रहे हैं कि जी हमला जो है वो कम हो जाए, और मगर अपने हमले को बुला रहे हैं ये मई से। मैं एक सवाल और करना चाह रहा हूं आपसे, फिर ब्रिगेडियर साहब की तरफ आता हूं। सर ठीक है, इंडिया में इस वक्त इंतहा पसंद हुकूमत है, मोदी की हुकूमत है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि मोदी की मकबूलियत में कमी आ रही है। जब इलेक्शन होता है मोदी की मकबूलियत में कमी आती है, वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान के नाम पर उसे वोट मिलता है, उसे मकबूलियत मिल जाती है पाकिस्तान की दुश्मनी में। लेकिन भारत में एक समझदार तबका भी तो है, एक ऐसा तबका भी तो है जो इन चीज़ों को अच्छा नहीं समझता। भारत की जो माशरा है, आपने कई मरतबा विजिट भी किया है और आप इतनी अरसे से सहाफ़त कर रहे हैं, वहां पर किस तरह से इस चीज को लिया जाएगा इस मौके पर? देखिए, जो भारत के मकबूजा कश्मीर, जो पहलगाम और श्रीनगर से जो साउंड बाइट्स यूज हो रही हैं इंटरनेशनल मीडिया पे और नेशनल मीडिया पे इंडिया में भी,
उसके अंदर यही कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी फेलियर है। और पहलगाम का अगर आप लोकेशन देखें, जियो स्ट्रेटेजिक, एक तो सीनिक बहुत है, कुदरती मनाजिर बहुत हैं, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत यूज होता है। ये बताने का मकसद ये है कि हाईली सिक्योर्ड ये जोन है और उसके अंदर ये हमला होना, तो ये आपकी सिक्योरिटी फेलियर है। और ये जो आपने देखा होगा कि जो अमरनाथ यात्रा है उसके रूट पर है ये, तो यहां से लाखों लोग यात्रा पे जाते हैं, यहाँ हाईली सिक्योर्ड एरिया है, वहां पे ये हमला होना, तो ये आप अपने गिरेबान में जाके देखें, ना कि फिल फॉर जो है वो पाकिस्तान पे इल्जाम तराशियां करें। अपने फाइनेंस मिनिस्टर को जो साउथ अमेरिका की विजिट कर रहे हैं कहीं, उनको बुला रहे हैं, जो फॉरेन सेक्रेटरी सऊदी अरब के अंदर है उनको वापस बुला लिया है। ऐसा लग रहा है जैसे जंग की एक हालत उन्होंने बना दी है। लेकिन ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये तो इंतहाई कदम है और पाकिस्तान के लिए बड़ा ही इम्तहान का मामला है। नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग कल होगी और जिसमें सारे हमारे सिक्योरिटी जो लीडरान हैं, लीडरशिप, वो मिलिट्री लीडरशिप, सिविलियन लीडरशिप के साथ सर जोड़ के बैठेगी। लेकिन ये देखना है कि आप इंटरनेशनल फोरम पे, आप वर्ल्ड फोरम पे किस तरीके से ये अपना केस जो है वो प्लीड करते हैं। मैं समझता हूं कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं या खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं, उसमें पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से फाल तरीके से नहीं कर सका है अपना केस प्लीड। तो मुझे लगता है कि इस वक्त ये बहुत जो भारत के इंतहाई इकदाम हैं, ना उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत को कोई प्रूफ दिया है, कोई तफ्तीश कोई ऐसे ही है। मगर सर तो ये मुझे लगता है, ये मुझे जी अब हम चले जाएंगे वर्ल्ड बैंक की सालिसी अदालत में भी चले जाएंगे, वहां से जुर्माना भी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। मुझे लगता है सर ये अब हल नहीं है। मैं अभी वापस आता हूँ आपके पास, पर जानना चाहूंगा कि वो करेगा क्या? क्या हमारा पानी चोक कर देगा? चोक करके कहाँ लेकर जाएगा, क्योंकि ग्लेशियर पिघलना तो बंद नहीं हो जाएंगे, या वो इसको फ्लड के तौर पर इस्तेमाल करेगा हमारे खिलाफ? वो क्या करेगा अगर सिंतास माहिदे से बाहर जा रहा है? मगर ब्रिगेडियर साहब, क्या भारत एडवेंचर करता है तो पाकिस्तान इस वक्त किस पोजीशन में है? यानी अगर पाकिस्तानियों को समझना हो कि पाकिस्तान का दिफा किस जगह पे खड़ा हुआ है? पाकिस्तान का डिफेंस जो है ये तो मल्टी लेयर्ड है, हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पांस की बात होती है। न्यूक्लियर वेपन को बेशक आप थोड़ा सा एक्साइट पे कर दें, तो नेशनली पहले भी प्रूव किया है। आई थिंक पोस्ट 71 जब भाइयों की लड़ाई उसमें भारत ने फायदा उठाया था। अदरवाइज आई थिंक हर दौर में जवाब दिया है, चाहे कारगिल हो, चाहे स्विफ्ट रिकॉर्ड हो, उससे पहले इन्होंने कोशिश की सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक। तो तीनों जो आई थिंक फोर्सेज हैं रेडी हैं, चाहे नेवी एबिलिटी इनहैंसमेंट भी है। भारत को थोड़ा सा शक है कि जी लास्ट टाइम राफेल एयरक्राफ्ट नहीं थे, 400 की ज्यादा बैटरियां आ गई हैं, इनमें भी दे कैन डोमिनेट एयर स्पेस है, लेकिन उसके अंदर उनको जो है ना अभिनंदन टाइप पायलट्स हैं, उनको पायलट्स की जरूरत है जी। जिस तरह उससे ब्रिगेडियर साहब एक ब्रेक लेना है, ब्रिगेडियर साहब एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर मालूम करते हैं, पूछेंगे आपसे भी और ब्रिगेडियर साहब से भी, सिंतास मुआहदा ख़त्म करके पानी कहाँ लेके जाओगे? और अगर फ्लड के तौर पर इस्तेमाल करोगे तो सबसे नीचे पाकिस्तान नहीं है, तुम भी किसी के नीचे और वो भी पाकिस्तान का दोस्त है, तो ये जंग फैल जाएगी। बाबी दहशतगर्दी करने का भी भारत को कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसका नुकसान ही होगा। एक ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के दौरान मैंने चैट जीपीटी से एक सवाल किया कि अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हो तो फातेह कौन होगा, और जो उसका जवाब आया उसका नतीजा मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत दिलचस्प है कि रिवायती मैदान में भारत की सबकत और दिफाई बजट उसे बरतर बनाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की टेक्निकल एटमी सलाहियत और जोग्राफियाई हिकमत अमली जंग के वाज़े फातेह का फ़ैसला नाकाबिल यकीन बना देती है। यानी पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी और उसकी जो एटमी सलाहियत है वो भारत चाहे जितनी बड़ी फ़ौज हो, उसके पास जितना भी बजट हो, ये फ़ैसला जो है वो नहीं कर सकता कि वो जंग करेगा और वो जीत जाएगा, तो गैर यकीनी सूरत हाल हो जाएगी। सबसे अहम पहलू यह है कि एटमी तनाज़े की सूरत में दोनों तरफ कौमी और इलाक़ाई तबाही होगी, इसलिए हकीकी फातेह का तसव्वुर रिवायती दिफाई तवाज़ुन और सिफारतकारी में मुज़मिर है, ना कि हकीकी जंग में। यानी जिसकी सिफारतकारी अच्छी होगी और जो अच्छी तरीके से दुनिया को मोबिलाइज़ करेगा वो जंग जीतेगा, और अगर रिवायती जंग होगी तो सिर्फ दोनों तरफ तबाही होगी। ना हम इंडिया फ़तह कर सकते हैं, ना इंडिया हमें फ़तह कर सकता है। मगर ओवैस तौहीद साहब, ये जो सिंतास मुआहदा ख़त्म किया गया है,
सर, इसके पीछे भारत क्या कर लेगा? या हमारा पानी चोक करेगा तो कहाँ लेके जाएगा? या वो पानी जमा कर कर हम पर फ्लड की सूरत में छोड़ेगा? क्या क्या होगा? इसका मकसद क्या है, मतलब क्या है इसका? देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी की ये तो ये हो ही नहीं सकता कि वो अबेंस के अंदर कर दें, इसको सस्पेंड कर दें और ये धमकी दें पाकिस्तान को कि जी उनके जो 3 रिवर्स हैं, ईस्टर्न रिवर अकॉर्डिंग टू ट्रीटी 64 साल हो गए हैं इस ट्रीटी को बरकरार रखे हुए। और हमने देखा है मसूद के पिछले कुछ 5-7 साल में जब से ये मोदी सरकार है बीजेपी की, ये चाहते हैं कि जो सिंध तास मुआहिदा या इंडस वाटर ट्रीटी है इसको रीनेगोशिएट किया जाए। इससे पहले उन्होंने एक वायलेशन की थी, डैम बना दिया था, उस पर काफ़ी मामला गर्म हुआ। उसके बाद आप देखते होंगे कि हर 2 साल बाद ये मामला उठाता है। तो अब इन्होंने ये जो सो कॉल्ड इनके दहशतगर्दी का हमला इनके अपनी टेरिटरी में, इनके अपनी मकबूजा जो कश्मीर में हुआ है, जहाँ पे इनके कोई 500,000 मिलियन जो फौज है वहाँ पर है, हाईली सिक्योर्ड एरिया है, और वहाँ पर ये हमला, और उसको उन्होंने ढाल बनाते हुए ये इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं और वेपन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, आबी हथियार जो है वो पाकिस्तान के सामने रख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को ये मजबूर करें कि वो इस तरह की कोई कॉन्फ्लिक्ट में आए। मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी बड़ी कोई दोनों एटमी पावर्स हैं, न्यूक्लियर पावर हैं, कि जंग हो जाएगी। लेकिन इससे पहले हमने देखा है कि इंडिया ने एडवेंचरिज्म करने की कोशिश की है और उसे काफ़ी शिकस्त हुई है उसमें। जिस तरह अभिनंदन का मामला है, पुलवामा के बाद या पठानकोट के बाद, इन्होंने हर मामला जो दहशतगर्दी का मामला होता है पाकिस्तान में, आप देखिए कि तवातुर के साथ दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं। और जो अभी आप अपने बात कर रहे थे कि चैट जीपीटी में आपने सवाल के जवाब में क्या आपको मिला, और आप कह रहे थे कि जी सिफारतकारी जो है वो एक बड़ा वेपन या टूल है मामले को इंटरनेशनल फोरम पे उठाना। और यहीं पे मुझे लगता है कि पाकिस्तान की कोई गैर फाल कहूँ या कमज़ोरियाँ कह लें, कई दिहाइयाँ हो गई हैं। पाकिस्तान की सिफारतकारी जो है, जो हमारी सिविल लीडरशिप है, वो शायद इतनी क़ुव्वत से, इतनी अक्ल दानिश से जो है वो इंटरनेशनल फोरम पे ये मामला नहीं उठाते। और इसी वजह से जब ये दहशतगर्दी का कोई इल्ज़ाम होता है तो फिर हम रिएक्शन देखते हैं हम पाकिस्तान की सिफारतकारी में, जो मैं समझता हूं कि प्रोएक्टिव होना चाहिए। और दुनिया के जो बड़े ग्लोबल सेंटर्स हैं वहां पे तो प्रोएक्टिव होना चाहिए, यानी कि आप ये देख लीजिए कि लंदन के अंदर होना चाहिए, आप ब्रसल्स में होना चाहिए, आप जो जेनेवा है वहां पर होना चाहिए, वॉशिंगटन में होना चाहिए, इसी तरह बीजिंग में होना चाहिए, चाहे वो आपका दोस्त मुल्क है। उसके बावजूद आप अपना केस मुस्तकिल प्लीड करते हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान का एक बड़ा इम्तहान है, और जो पाकिस्तान की सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप के लिए जो कल सर जोड़ के बैठेंगे कि इतने इंतहाई इक़दामात का जवाब जो है पाकिस्तान किस सतह पर उठाना चाह रहा है और किस तरह उठाना चाह रहा है, क्योंकि ये मामला जो है नरेंद्र मोदी जो है जी ब्रिगेडियर साहब, ये पाकिस्तान की सिफारतकारी की कमजोरी, कल की नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में जहां एक सख्त जवाब होना चाहिए, मेरे ख्याल में वहां ये फैसला भी होना चाहिए कि पाकिस्तान को एक इक़्तिसादी क़ुव्वत बनाने के लिए, पाकिस्तान को एक मजबूत मुल्क बनाने के लिए जो अंदरूनी फ्लॉज हैं उनको दूर करने के लिए कोई कदम उठाया जाए। भारत को तो ठीक है, हमारी मिनिमम, जो मैंने शुरू में जिक्र किया कि मिनिमम डिटरेंस की जो पॉलिसी है वो काफ़ी है। हमारे पास मिसाइल्स भी हैं, हमारे पास एयरक्राफ्ट भी हैं, हमारे पास सबमरीन्स भी हैं, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, सब कुछ है। अगर कोई हमला करेगा तो हम उसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन जैसा ओवैस तौहीद साहब ने कहा कि दहाइयाँ गुजर गई, पाकिस्तान की तरफ से मौसर सिफारतकारी नहीं होती, तो पाकिस्तान के अंदर जो फ्लॉज हैं, अंदर जो मसाइल हैं, कल की मीटिंग में उनको भी एड्रेस होना चाहिए। आंसर वही है बेसिकली। ये हम हाइब्रिड वॉर की बात करें बड़ा मजाक होता है, लेकिन हालांकि अभी रशिया यूक्रेन वॉर में सबसे ज्यादा इसमें 1000 तो किताबें लिखी गई हैं, गोरों ने लिखी हैं। इसमें बेसिकली हाइब्रिड स्ट्रेटजी है और नई न्यूक्लियर एज की भी बात हो रही है। जब से रशिया यूक्रेन का क्लैश हुआ, उसमें देखिए ह्यूज कन्वेंशनल वॉर हुई, दोनों तरफ न्यूक्लियर वेपन, अगर नाटो को आप शामिल करते हैं, रशिया के पास कन्वेंशनल वॉर की स्पेस क्रिएट हुई। तो ये भी आई थिंक भारत में भी डिस्कस हो रहा है कि चीजों को अगर इस तरफ ले जाया जाए तो वहां पे शायद स्पेस की जाती है। अच्छा, हाइब्रिड वॉर में ये 5-6 बड़े टूल्स हैं आपने इस्तेमाल करने।
उसमें डेफिनेटली मिलिट्री इज वन, इकोनॉमिक है, डिप्लोमेटिक जो बात हो गई, तो बिल्कुल आई एग्री विद इट। इवन सिंतास मायदे के लिए हमारे जो जमात अली शाह साहब जो काइंड ऑफ टेक्निकल डिप्लोमेट थे, और बाद में पता चला कि भारत की सारा वो गेम खेलते रहे। तो इस तरह के अफसोसनाक ऐसे सिर्फ कॉलमिस्ट के अंदर आके बैठ जाते हैं, उसमें एक अग्रेसिव वो थक नहीं जाना चाहिए। भारत का ये रहा है कि टेररिज्म का एक केस बनाया उन्होंने, तो 20 साल वो लगे रहे उसपे, चाहे उनको इंफॉर्मेशन लैब बनानी सर पड़ी। हमने भी तो डोजियर के डोजियर भेजे ना, अक़वाम मुत्तहिदा को भी दिए, भारत को भी दिए, साथ में भी लेके गए। जी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये आई थिंक जो पांचों टूल्स है, और आजकल जो है पांचवा बड़ा टूल है वो लॉ फेयर है। इन इंटरनेशनल लॉ में आपके पास कितने लोग हैं, जिस तरह इवन अभी इसका केस था अभिनंदन का, जब वो लेके गए, देन यू हैव टू फाइट इट आउट इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, या कई दफा आईसीसी में लड़ना पड़ता है। तो वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है, तो क्या आपके पास एक्सपर्ट्स हैं? ये बड़ा मैंने बताया ना कि 70 तो उनके आई थिंक पीएचडीज हैं लॉ में, जो सब बैठे हुए हैं उससे एक्सटर्नल अफेयर्स में, जो सिंतास मायदे पे काम कर रहे हैं पिछले 10 साल, किताबें लिखी जा चुकी कैसे लड़ना है। तो ये आई थिंक इस जमाने में लॉ डिवीजन बड़ा स्ट्रांग था, और इस वक्त लॉ फेयर इतना जरूरी है कि आई थिंक फॉरेन ऑफिस में एक स्ट्रांग लॉ डिवीजन की भी जरूरत है। लेकिन ऑल टोल्ड इन्हीं डोमेन में आई थिंक आपने लड़ना है। लेकिन मैं एक आई थिंक बड़ा क्लियर कर दूं कि ये जो एब्रोगेशन की बात हो रही है, फर्ज करें लेट्स से कल वो परमानेंट कर देता है, तो फिर वो सारा जो आई थिंक इसके तहत राइट था ना बाकी 3 दरियाओं का, वो खत्म हो जाएगा, एंड देन एवरीथिंग बिकम लेजिटिमेट। वी आर नाउ बैक टू 1948। उन्होंने मकबूजा कश्मीर में ऑलरेडी दे ब्रॉट अस बैक टू 1948। मगर सर दोनों कौमों, दोनों मुल्कों की आवाम को समझ लेना चाहिए, जंग मसले का हल नहीं है। लेकिन फिर भी ओवैस तौहीद साहब, इधर एक इंतहा पसंद मोदी, ट्रंप पे भी, अमेरिका में भी एक इंतहा पसंद, इसराइल में भी एक इंतहा पसंद, और इनका ट्राइका। तो ऐसे लोग तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। जो इसराइल में हो रहा है, किसने तसव्वुर किया था कि ऐसी बर्बरियत होगी, और हो रही है, और दुनिया खामोश है। तो हम वर्ल्ड बैंक, ये वो सारी चीज़ें आजकल कौन देखता है, ये सारी चीज़ें, तो ये पॉसिबिलिटी भी मौजूद है कि एक ऐसा जहन मौजूद है वहाँ पर। आपको लगता है कि ये एक सीरियस बात है? देखिए मसूद, बिल्कुल सीरियस बात है। और अमेरिका जो है वो जाहिर बात है कि इंडिया के ख़िलाफ़ कोई भी इंतहाई इक़दाम करने से ग्रेस करेगा या इंडिया को कंडेम करेगा, क्योंकि इंडिया को के साथ वो एक स्ट्रेटजिक टाइज रखना चाहते हैं। अभी जेट फाइटर्स जो है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जब मोदी गए थे, नरेंद्र मोदी, तो उनको असेंबलिंग की इजाज़त दी थी। उसके बाद उनके लिए बहुत सारी सहूलियात दी थी, और वे समझते हैं कि चाइना के साथ जो राइवलरी है, और इस वक्त तो एक इंतहा पे पहुंची हुई है टैरिफ्स इम्पोज करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें वो समझते हैं कि इंडिया जो है वो एक सामने दीवार होगी, या इंडिया के ज़रिए वो चाइना की ताकत को कंट्रोल कर सकेंगे। तो ये तो एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन पाकिस्तान, मुझे लगता है कि बीजिंग और वाशिंगटन के दरमियान जो एक बैलेंसिंग एक्ट है, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर लड़खड़ाए भी है, लेकिन कहीं बैलेंस भी कर पाया है हालिया उसमें। और वो वाशिंगटन से ताल्लुकात जो है वो सावर नहीं करना चाहता, तल्ख नहीं करना चाहता। और इसी वजह से आप देखेंगे चाइना के साथ एक टेंस तो नहीं कहूँगा, क्योंकि दोस्ताना गहरी दोस्ती है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं एक आपको अंडरलाइन या लेटेंट एक आपको सुस्त रवि मिलेगी। और बीजिंग ये चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो यकतरफा तौर पर बीजिंग का साथ दे और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन या अमेरिका का साथ छोड़े। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए एक ये सफारती फ्रंट पे तो बहुत बड़ा इम्तहान है। और मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के पास जो दहशतगर्दी बलूचिस्तान में हुई है या खैबर पख्तूनख्वा में हुई है, जहां जहां उनको ये शवाहिद मिले हैं कि इसके अंदर भारत इन्वॉल्व है और ठोस शवाहिद हैं, उनको एक इंटरनेशनल फोरम पर और मीडिया के जरिए भी, देखिए कितनी बदकिस्मती है कि मसूद इस मीडिया में हमारे पास कोई इंग्लिश चैनल नहीं है। आप दुनिया के साथ कनेक्ट करते हैं इंग्लिश जबान में करते हैं। रूस के पास आरटी है, DW जर्मनी के पास है, फ्रांस के पास फ्रांस 24 है, CGTN इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास देखिए PTV वर्ल्ड है, जो एक गैर फाल टूल है, बिल्कुल ज़िया है वो पैसे का। तो मुझे लगता है कि इंग्लिश चैनल के अंदर आपके पास डिजिटल पोर्टल्स भी होने चाहिए, आपके पास इंग्लिश चैनल भी होने चाहिए, ताकि वो रीजन कर सके और जो वर्ल्ड से कनेक्टिविटी है वो कम्युनिकेट कर सके। उर्दू में आप अपनी जो ऑडियंस है, इनवर्ड लुकिंग जो आपके पास है, उसको तो आप एड्रेस कर सकते हैं, और मैं और आप कर ही रहे हैं इस वक्त। लेकिन और कोई 30-35 चैनल्स हैं
लेकिन मुझे लगता है कि इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है, पाकिस्तान को कनेक्ट करने के लिए दुनिया के साथ, और वो एक कमी मुझे लग रही है। और सिफारती जो कमज़ोरियाँ हैं उसको दूर करना चाहिए। कल जब सिविल और मिलिट्री लीडरशिप बैठेगी तो मुझे और आपको ये चाहिए कि वो एक ठोस जो है वो कॉन्क्रीट स्टेप्स के साथ आए, रिएक्टिव या रिएक्शन जो पॉलिसी है उसके जरिए ना आए। ठीक है, एक ब्रेक लेना है बॉस मुझे, एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद ब्रिगेडियर साहब आपके एक मुख्तसर से ब्रेक। वेलकम बैक। बहुत मुख्तसर सा वक्त है। ब्रिगेडियर साहब, आप और मिस्टर जनाब ओवैस तौहीद साहब मुख्तसरन बताइए कि पहले ब्रिगेडियर साहब आप कि कल पाकिस्तान को किस तरह का जवाब देना चाहिए? आई थिंक इसमें जो डिप्लोमेटिकली तो बड़ा क्लियर स्टांस होना चाहिए। अगर वो सफारतकारी में डाउन प्ले करना चाहिए तो लेट इट बी देयर। बाकी जो है इंडस वाटर ट्रीटी पे आई थिंक इट शुड बी सबसे आई थिंक इंपॉर्टेंट होगा कि उसके ऊपर पाकिस्तान का स्टांस क्या होता है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान शुड डिक्लेयर इन केस ये चीजें इस तरीके से मूव करते हैं, देन विल कंसीडर इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। पाकिस्तान देन हैज द राइट टू बेसिकली देन टेक वाटर ऑल द 6 जो है 6 के 6 जो दरिया है। बाकी मिलिटरीली वी शुड बी रेडी, बिकॉज मेरे ख्याल में स्टिल गुंजाइश है, भारत निश्चित करेगा, बिकॉज वो जो स्विफ्ट टॉर्ट का जख्म है भूला नहीं है। जब तक ये बराबर नहीं कर लेता मोदी, उसको चैन नहीं आएगा। उसका ऑलरेडी रिस्पॉन्स है। जी, उसका रिस्पॉन्स ऐसा होना चाहिए कि एक दफा इनके दांत खट्टे हो जाए। और मेरे ख्याल में जो स्टांस दिया गया है तो शायद भी कल जाहिर हो जाएगा कि जिस बेस से फिर हमला होगा दैट विल बी अ लेजिटिमेट टारगेट, सो एंटायर इंडिया विल बी अ टारगेट। ठीक है सर, ओवैस तौहीद साहब। मसूद, देखिए, मुझे तो ये लगता है कि इंडिया के जो इंतहाई इक़दामात हैं, चाहे वो इंडियस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने का मामला हो, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ इल्ज़ामात की बारिश करना हो दहशतगर्दी हमले के जवाब में, वो सारा इमेज को टार्निश करना चाहते हैं पाकिस्तान के। कोई जंग का मुझे नहीं लग रहा कि जंग के जो बादल हैं वो मंडराने लगेंगे दो न्यूक्लियर पावर्स के ऊपर। मुझे लगता है कि वो इमेज को टारगेट कर रहे हैं, पाकिस्तान की साख को टार्निश कर रहे हैं और इंटरनेशनल फोरम पे कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, क्या कल पाकिस्तान की तरफ से जवाब आना चाहिए ये बात हुई कि अगर आपने कुछ किया तो फिर हम लिमिटेड नहीं रहेंगे। जो वो कहते हैं ना कि हम लिमिटेड जंग कर लें, घुस के मारें। घुस के तो हम मारते ही, पहले भी मारा था घुस कर। तो वो वाली कैफियत पाकिस्तान की तरफ से जवाब जाना चाहिए कि अगर आपने कुछ किया तो फिर हम भी खुलकर आएंगे। देखिए, वो तो पाकिस्तान की तरफ से जवाब होएगा, बिल्कुल होएगा। और मुझे यही मैं तवक्को कर रहा हूँ कि कल जब नेशनल सिक्योरिटी के अंदर बैठक होगी तो उसके बाद ये जवाब होगा। और माजी में भी पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, फौज है, उसने वो जवाब दिया है। मैं आखिर में 2 जुमले बोलना चाह रहा हूँ। जी सर, मेरे पास क्या बहुत बहुत माजरत, आपकी बात बीच में कटी। ओवैस तौहीद साहब, डॉक्टर हुमा बकई हमारे साथ मौजूद थे, ब्रिगेडियर वक़ार हसन मौजूद थे। पहले भी हमने ही घुस के मारा है, आप तो सिर्फ ख्वाब देखते हैं। अब भी अगर करेंगे तो हम ही घुस के मारेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।